दोस्तों, इस कहानी के 9वें चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। वसुधा ने ऋषि को कस के अपनी बाहों में भींच लिया। वो भावुक हो गई। आंखों से दो बूंद आंसू गालों पे लुढ़क आए। वसुधा को इंतजार था तो बस एक बार ऋषि के रोकने का, उसे यहीं रुकने के लिए कहने का। इस बारे में चाह कर भी वो ऋषि से कुछ ना बोल पाई। हे, क्या हुआ वसुधा? ऋषि ने उसका सिर सहलाया। वसुधा ने खुद को किसी तरह संयत किया। नहीं, कुछ नहीं, बस वो मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ तो पता नहीं अब कब आपसे मिलूँ, वसुधा ने कहा तो ऋषि उसकी आंखों में देखने लगा। वसुधा, एक बात पूछूं? हाँ। वसुधा ने हौले से गर्दन हिला दी। क्या? तुम वसुधा बड़ी आस से उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी कि शायद ऋषि उसे रोक ले। रुक क्यों गए? अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारा जब मन कहे मुझसे मिलने का, मुझे मिल सकती हो। बस एक कॉल कर देना, मैं तुमसे बस एक कॉल दूर हूँ। ऋषि ने बात बदली। तो क्या मैं आपको कभी भी कॉल कर सकती हूँ? हाँ, कभी भी, ऋषि ने कहा तो वसुधा खुश होकर मुस्कुरा दी। वसुधा और ऋषि आकर गाड़ी में बैठ गए। दोनों ने गाड़ी में एक दूसरे से कोई बात नहीं की। वसुधा तो वैसे भी उदास थी। ऋषि की नज़रें बार बार वसुधा के उदास चेहरे पे चली जाती। उसे वसुधा को ऐसे देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गाड़ी में गाना चला दिया। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। गाना सुन वसुधा ने चौंक कर ऋषि को देखा। साथिया, मैंने माना कि जी ना लगे, दिल को था मनाना कि जी ना लगे। ओके, फिर जाओगी, जाके फिर आओगी। आने जाने में ढल न जाए ये जवानी। ए जी बोलिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाए। ए जी बोलिए। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। गाना इस टाइमिंग और सिचुएशन पर बिल्कुल परफेक्ट था। वसुधा को गाना सुन हंसी आ गई। ऋषि भी उसे देख मुस्कुराने लगा। अब ये क्या? ये गाना सुनने का क्या मतलब? वसुधा मुंह बनाकर बोली। तुम उदास थी तो सोचा थोड़ा तुम्हारा मूड ठीक कर दूँ। सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकियाँ। वसुधा आंखें छोटी करके बोली। क्या मतलब? ऋषि बोला। कुछ नहीं, आप गाड़ी चलाइए। वसुधा, मेरी एक बात याद रखना, मैं चाहे तुमसे दूर रहूँ या पास रहूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा पति, और उससे भी बढ़कर तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो मुझसे कुछ भी कहने से झिझकना मत। और दूसरी बात, तुम्हारा जो सपना है उस पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटके। तुम सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ मुझ पर छोड़कर बेफिक्र हो जाओ और जुट जाओ अपने सपनों को पूरा करने में। मैं इस शादी के बंधन को भी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा, ऋषि ने गंभीरता से कहा। तो वसुधा उसको भरे नैनों से देखने लगी। उसका सपना कब ऋषि का सपना बन गया, उसे पता ही नहीं चला। ऋषि उसके लिए इतना सोचता है, आखिर कैसे वसुधा खुद अपने दिल को उसकी ओर झुकने से रोके? वो तो अपनी हर बात से हर पल वसुधा पर छाता चला जा रहा था। गाड़ी रुकने से वसुधा अपने ख्यालों से बाहर आई। तुम्हारा हॉस्टल आ गया, ऋषि ने कहा तो वसुधा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर जाने लगी कि ऋषि ने उसे रोक लिया। वसुधा ने उसकी ओर देखा। ऋषि उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए हौले से अपने लबों से उसके माथे को चूम लिया। ऋषि के होंठों का प्यार भरा स्पर्श पाकर वसुधा के मन में सारे जल तरंग बज उठे। इस एहसास से उसकी आंखें हो गई इस एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई। पहली बार ऋषि ने उसे ऐसे छुआ था। अब जाओ और अपना ख्याल रखना, ऋषि उससे अलग हो बोला। वसुधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गाड़ी से बाहर आ गई। ऋषि उसे तब तक देखता रहा जब तक वसुधा आंखों से ओझल ना हो गई। उसके ऊपर कमरे में आते ही निशा ने उस पर सवालों की बरसात कर दी, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए पहले दौड़कर खिड़की पे आई। उसका अंदाज़ा सही था। ऋषि गाड़ी से बाहर खड़ा हो उसकी खिड़की की ओर ही देख रहा था। वसुधा ने उसे खिड़की से देख
हाथ हिला जाने का इशारा किया तो ऋषि उसे देखता गाड़ी में बैठकर चला गया। उसके जाते ही वसुधा खिड़की से अलग हो पलटी तो उसके सामने निशा अपनी कमर पे दोनों हाथ रख के खड़ी थी। तुझे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? वसुधा ने पूछा। अभी भी ये सवाल पूछने की ज़रूरत है? मेरी शक्ल देखकर पता नहीं चल रहा? निशा ने कहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कहानी को खूब सारा लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। आप लोगों ने 2 पार्ट मांगे थे तो मैंने 2 पार्ट देना शुरू कर दिया है, तो प्लीज़ खूब सारा लाइक करें। तो पूछना जो कुछ भी पूछना चाहती है। वसुधा मुस्कुराते हुए बोली। वाह मैडम, क्या बात है, आज तो तेरे चेहरे की रंगत कुछ और ही फसाना कह रही है। अब सच सच बता, क्या हुआ कल ऐसा जो तुझे रात वहीं गुजारनी पड़ी? निशा ने शरारत से कहा। निशा, मत भूलो कि वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति के साथ ही थी, किसी गैर के साथ नहीं, वो भी अपने ही घर में। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऋषि तेरे पति हैं, लेकिन तेरे पास रात इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि मेरे मैसेज का रिप्लाई कर सके या मेरे कॉल का आंसर कर सके। क्या तुमने मुझे कॉल किया? वसुधा फ़ोन देखते हुए बोली। हाँ, कल रात तुम्हें कॉल किया था ये जानने के लिए कि तुम आ रही हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे पति ऋषि ने कॉल रिसीव किया, उन्होंने तुमसे बात की। वसुधा हैरानी से बोली। बात? हाँ की ना बात, मैं बताती हूँ क्या बात की, निशा ने कहा और अपना गला साफ कर हल्की भारी आवाज़ निकाल कर बोली। हेलो, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। वसुधा आज नहीं आएगी, तुम वार्डन को इन्फॉर्म कर देना। बस, आगे मैं कुछ बोलती उसके पहले फ़ोन कट। मैं तो मोबाइल घूरती रह गई। सच में यार, क्या एटीट्यूड है बंदे का, निशा बोली। ऐसी ही है वो, वसुधा ने कहा और हल्की सी मुस्कुरा दी। ओ हेलो मैडम, कहाँ खो गई? अपने ऋषि के ख्यालों से बाहर आओ और बता कहाँ बिजी थी? निशा ने उसके आगे चुटकी बजा कर कहा। वो कल ना मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश? हाँ, वो हुआ ये कि इतना बोल वसुधा ने निशा को कल सुबह से लेकर रात की सारी कहानी कह सुनाई। निशा भी बड़ी उत्सुकता से उसकी कहानी सुन रही थी। सच में निशा, कल उन्होंने मुझे जिस तरह से संभाला, मेरा ख्याल रखा, इतना किसी ने भी आज तक मेरे लिए नहीं किया। हर लड़की चाहती है कि उसका पति उसके पापा जैसा ही हो, जो संभाल सके उसे, समय समय पे उसका ध्यान रख सके, मेरी परवाह करे, मुझसे प्यार करे। बोलते बोलते वसुधा रुक गई। क्या हुआ? प्यार के नाम पे तेरी गाड़ी क्यों रुक गई? निशा ने कहा। क्योंकि प्यार के बारे में तो मैं जानती ही नहीं। वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं, मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मुझसे प्यार करते हैं या नहीं ये तो मैं जानती ही नहीं। तुमने उनसे पूछा? ना मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया। वसुधा ने कहा। तो पूछ लेती ना, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? और तुमने उनसे वहीं घर में रुकने के बारे में कुछ नहीं कहा? निशा ने पूछा। नहीं, मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाई इस बारे में। कुछ बहुत हिम्मत की, लेकिन नहीं कह पाई कि मैं उनके पास उनके साथ ही उनके घर में रहना चाहती हूँ, और ना ही उन्होंने मेरे मन की बात जानी। वसुधा ने उदासी से कहा। उसे उदास देख निशा ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा। चल कोई बात नहीं, अगली बार पूछ लेना। वसुधा ने छोटा सा जवाब दिया। निशा की नज़र उसके गले में पड़े पेंडेंट सेट पर गई। वो उसे छूते हुए बोली। वाह, कितना खूबसूरत है ये उन्होंने दिया है मुझे। ओह अच्छा, उनका पहला तोहफा, वो भी इतना खूबसूरत। निशा आंखें मटकाते हुए बोली। हाँ, एक्चुअली ये एक मंगलसूत्र है। लुक, वसुधा ने काले मोतियों पर ध्यान दिलाते हुए कहा। हाँ यार, वो उन्होंने कहा कि इसे अब मैं आराम से पहन सकती हूँ, किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी। मानना पड़ेगा तेरे ऋषि को, बड़े ही इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं उसके दिमाग में। ये सब तो हम लेडीज़ के दिमाग में भी नहीं आता। निशा बोली तो वसुधा हौले से मुस्कुरा दी। अच्छा वो सब छोड़, ये बता, संजू भी तुझे फ़ोन कर रहा था, तो क्या उसका भी फ़ोन ऋषि ने अटेंड किया? निशा के सवाल पे वसुधा जल्दी से अपना फ़ोन देखने लगी, लेकिन उसने संजू के मिस कॉल ही पड़े थे। नहीं, उन्होंने
संजू की कॉल रिसीव नहीं की। शायद वो समझ गए कि इससे बहुत से सवाल मेरे आगे आ जाएंगे, इसीलिए उसका कॉल अटेंड नहीं किया, वसुधा ने कहा और गहरी सांस ली। वसुधा को तो अब तक ये पता ही नहीं था कि ऋषि ने संजू का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इधर संजू वसुधा को फ़ोन लगा लगा कर थक गया, लेकिन हर बार कॉल 2 रिंग के बाद कट हो जाती और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में होगा, ये वो कभी सपने भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वसुधा तो ऐसा कभी करेगी नहीं। इतना विश्वास था उसको वसुधा पर। ऋषि कार ड्राइव करते समय वसुधा के बारे में ही सोचे जा रहा था। बार बार उसका गले लगाना याद आ रहा था। वसुधा जिस तरह से उसके गले लगी थी, ऋषि को उसकी मनोदशा अच्छे से समझ आ रही थी। मैं जानता हूँ वसु, तुम्हें मेरे साथ घर में ही रहना था, तुम्हें हॉस्टल वापस नहीं जाना था, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम अभी सब बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर तुमने एक बार भी मुझसे कहा भी तो नहीं, तो मैं कैसे? फिर यही सही भी है कि तुम हॉस्टल में रहो, मैं घर पर हमेशा ही रहूं, ये ज़रूरी तो नहीं। तुम अकेली हो जाओगी ऐसे में। ऋषि यही सब सोचते हुए घर पहुंचा। वहां पहले से रोनित उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या यार, बताया क्यों नहीं कि कल भाभी आई थी यहाँ? रोनित उसके पास आकर बोला। उससे क्या होता? ऋषि बिना किसी भाव के बोला। यार पार्टी कहते, मैं रूही को भी बुला लेता। रूही डाइनिंग टेबल पर पड़े फ्रूट बास्केट से एप्पल उठाकर खाते हुए बोला। फिर से पार्टी? रहने दे तेरी पार्टी। ऋषि अपनी भवें तान बोला और ऊपर जाने लगा। अरे ऊपर कहाँ जा रहा है, बैठ यहाँ। रोनित ने उसे सोफे पे बिठाया और आगे बोला। देख, पिछली बार माना कि गलती हो गई थी, लेकिन इस बार मस्ती करते ना यार। रोनित उसके पास बैठते हुए बोला तो ऋषि उसे घूरने लगा। ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू किसी को कबाब में हड्डी नहीं बनाना चाहता था और तू कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था? रोनित ने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई। ऋषि ने फिर से उसे घूरा और बोला, बंद कर अपनी बकवास। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए यहाँ रुक गई। क्या हो गया था उन्हें? नथिंग सीरियस। तू बता, तू यहाँ? रोनित ने पूछा और नौकर को कॉफ़ी लाने को बोल दिया। मैं तो ऐसे ही आ गया तुझसे मिलने। अच्छा, सच बोल रहा है? सिर्फ मिलने आया है? ऋषि ने उस पर गहरी निगाहें डालकर पूछा। यार, रूही नाराज़ हो गई है, वो कह रही है शादी कर लेते हैं। पहले तो सिर्फ डैड ही थे, अब ये भी। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, सगाई हो गई है तो शादी क्यों नहीं करना चाहते? इसी बीच नौकर 2 कप कॉफ़ी लेकर आया और दोनों कॉफ़ी पीने लगे। यार पता नहीं, शादी के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। डर लगता है शादी के नाम से, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। रोनित ने कॉफ़ी की सिप लेते हुए कहा। और वो क्यों? ऋषि ने पूछा। देख, जब तक हम प्यार में रहते हैं ना, तब तक सब अच्छा अच्छा होता है, यू नो, लाइक फेरी टेल। लेकिन शादी होती ही सब बदल जाता है, लाइक हेल। अभी हम दोनों अपनी मर्जी से कहीं भी आते जाते, जब जो चाहा करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। शादी होती ही सारे रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारी बाउंड्रीज आ जाएंगी। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। और डर लगता है कि कहीं किसी दिन ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो क्या होगा हमारी शादी का? रोनित बोला। मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम आज़ाद रहना चाहते हो, लाइक अ फ्री वर्ड। एग्जैक्टली यार, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मुझे अंदर से ना लगे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये सब जानकर तू ये सब जाकर रूही से बता। कैसे बताऊं यार? तो जानता है यार, ये गर्ल्स भी रोना धोना शुरू कर देती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर देती हैं। तो तू रूही से प्यार नहीं करता? कहता हूँ यार, बहुत कहता हूँ, लेकिन ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं। तो क्या करेगा? ऋषि बोला। वही सोच रहा हूँ। ठीक है, तू सोच, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। ऋषि ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और उठकर जाने लगा। कैसा दोस्त है, मेरी मदद कर, कुछ नहीं तो कोई एडवाइस ही दे दे। मैं क्या मदद करूं, जिसकी खुद की शादी ज़बरदस्ती हुई है?
ये सुन रोनित को हंसी आ गई। हाँ, माना कि तेरी शादी दादी माँ की जिद की वजह से हुई, लेकिन तेरी लाइफ में भाभी जैसी स्वीट सी लड़की आई है। कितना कम बोलती हैं और मिठास और सौम्यता है उनके स्वभाव में। रोनित मुस्कुराते हुए बोला। ये सुन ऋषि भी वसुधा को याद कर मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल रोनित को घूरते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तो तारीफ ही तो कर रहा हूँ ना, और कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता तेरे जैसे अड़ियल खड़ूस राक्षस के लिए दादी माँ ने इतनी स्वीट लड़की ढूंढी कहाँ से। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? ऋषि ने कहा तो रोनित फिर कुछ नहीं कहा। बाकी बातें कमरे में। अगर मन है तो जाओ, वरना घर जाओ, ऋषि ने एटीट्यूड से कहा और अपने कमरे में चला गया। रोनित उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। दूसरे दिन कैंटीन में वसुधा, निशा और सुमन बैठी चाय पी रहे थे कि संजय वहां आ गया। एक चेयर खींच वो भी बैठ गया। वसुधा, तुम कहाँ बिजी थी यार? तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। संजय की बात सुन वसुधा हड़बड़ा गई। वो निशा को देखने लगी। कब किया था तुमने फ़ोन? सवाल निशा ने किया और वसुधा को शांत रहने का इशारा किया। सैटरडे को किया, लेकिन तुमने पिक नहीं किया। फिर तुम्हें मैसेज किया तो तुम्हारा रिप्लाई आया कि मुझसे दूर रहो, डोंट डिस्टर्ब मी। संजय ने वसुधा को देखकर कहा। क्या मैंने ऐसा रिप्लाई किया? कब? वसुधा हैरानी से बोली। ये देखो। संजय ने मोबाइल वसुधा की ओर घुमा दिया। वसुधा और निशा दोनों मोबाइल स्क्रीन घूरने लगी। मैसेज देख वसुधा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो निशा की ओर बेचारा सा मुंह बना देखने लगी। यार वसुधा, संजय को ऐसा मैसेज क्यों भेजा? सुमन ने पूछा। तो कब से बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो दरअसल वसुधा ना कल मेरे साथ गई थी मेरी एक आंटी से मिलने उनके घर। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हो सकता है उन्होंने कोई शरारत की हो। निशा ने जवाब दिया। तुम अपना मोबाइल लॉक रखा करो वसुधा, ऐसे तो कोई भी तुम्हारा फ़ोन देख सकता है। अगली बार ध्यान देना, संजय ने कहा। तो वसुधा ने सिर्फ जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। संजय उठते हुए बोला। रुको, मैं भी आती हूँ, मेरी भी क्लास का टाइम हो गया है। सुमन भी उठ गई। जाते जाते संजय ने वसुधा से कहा, और एक बात, कल मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने एक भी आंसर नहीं किया। एक बार फिर वसुधा सकपका गई। क्या कहे, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस हल्का सा मुस्कुरा के रह गई। संजय के जाते ही वसुधा अपना मोबाइल चेक करने लगी। संजय का एक भी मिस कॉल नहीं था। इसमें तो इसका एक भी मिस कॉल नहीं है, वसुधा ने कहा और फ़ोन रख दिया। यार, ब्लैक लिस्ट चेक कर, निशा ने कहा। तो वसुधा तुरंत ब्लैक लिस्ट चेक करने लगी। उसने संजय का नंबर देख वसुधा हैरान हो गई। इसका मतलब उन्होंने संजय का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला और मैसेज भी उन्होंने ही किया। वसुधा बोली। अब सही समझी तू, निशा ने कहा। नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? जेलसी, माय डियर, जेलसी। उनको संजय से जलन हो रही है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर वाइफ की मोबाइल पर किसी लड़के का बार बार कॉल या मैसेज आए तो हस्बैंड को तो बुरा लगेगा ही ना। देख, ऋषि ने मेरा कॉल पिक किया, मुझसे बात की, क्योंकि मैं लड़की हूँ। सिंपल। इसका मतलब समझती है तू? निशा ने कहा। तो वसुधा ने नाम में गर्दन हिला दी। बुद्धू, वो तुमसे प्यार करने लगे हैं। जलन वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। कुछ समझ आया? निशा ने उसके माथे पे मारते हुए कहा। ये सुन वसुधा हल्का शर्मा गई और मुस्कुरा दी। आए हाय ये शर्म, निशा उसे छेड़ते हुए बोली। निशा, चलो क्लास का टाइम हो गया। दोनों सहेलियां उठकर क्लास की ओर जाने लगी। क्या सच में वो मुझसे प्यार करने लगे हैं? वसुधा सोचने लगी। दिन जैसे उंगलियों पे गिनते बीत रहे थे। वसुधा अब अक्सर ऋषि को फ़ोन कर बात कर लिया करती, लेकिन बहुत मन करने पर भी वीडियो कॉल नहीं करती। उसका डर था कहीं वीडियो कॉल पर ऋषि को देख खुद को रोक ना पाई तो भावनाओं में आकर कुछ बोल दिया तो। इतना मुश्किल हो रहा था वसुधा को ऋषि से दूर रहना। वो कोई प्रेमी प्रेमिका तो नहीं थे, फिर भी ऐसी तड़प क्यों होती ऋषि से मिलने की, उसे देखने की।
इसकी कोई फैकियत वसुधा अपने दिल को कभी दे ना सकी। संजय के साथ वसुधा की दोस्ती बरकरार थी, लेकिन इस दोस्ती में इजाफा हुआ था निकी नाम की लड़की का, जो नई नई कॉलेज में आई थी। सेकेंड ईयर में न्यू एडमिशन आते ही मैडम संजय पर फिदा होगी। उससे दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में वसुधा, निशा और सुमन से भी दोस्ती करनी पड़ी, लेकिन संजय का झुकाव वसुधा की ओर देख उसे वसुधा से बहुत जलन होती। एक दिन कॉरिडोर में खड़े होकर संजय दूसरी ओर से आती वसुधा को बड़े ध्यान से निहार रहा था। उसने ब्लैक कलर की जीन्स, उस पर मैरून कलर का टॉप पहना हुआ था। बालों का बन बनाए, चेहरे पर झूलती 2 लटों में उस सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। तुम उसे पसंद करते हो ना? निकी ने पास आकर कहा। किसे? संजय अनजान बनते हुए बोला। वसुधा को। और किसी? उसे ही तो देख रहे हो इतने प्यार से, निकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर निकू को वसुधा से नफरत हो रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, संजय संभलते हुए बोला। कम ऑन संजू, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। जब से आई हूँ मैंने तब से ये नोटिस किया है कि तुम वसुधा में इंटरेस्टेड हो। तुम्हारी आंखों में दिखती है उसके लिए फीलिंग्स, निकी बोली तो संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही पहचाना, तो फिर उससे बोल क्यों नहीं देती? नहीं, ऐसे कैसे? पहले पता तो करूं कि वो मेरे लिए क्या सोचती है, तो जाकर बात करो उससे, निकी ने संजय को प्रोत्साहित करते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो, अब तो बताना ही होगा अपने दिल की बात। लेकिन सोचता हूँ अगर हो गई तो हमारी दोस्ती भी, अगर नाराज हो गई तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। संजय को वसुधा के लिए इतना सोचता देख निकी के तन बदन में आग ही लग रही थी। उसने खुद को संभाला और बोली, कोई नहीं, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुन संजय ने उसे झट से गले लगा लिया। निकी चौंक गई और संजय की नज़दीकियों का एहसास होते ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। कनॉट प्लेस की एक कॉफ़ी शॉप में रूही किसी लड़के के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी। वहीं उसी कॉफ़ी शॉप में एक कोने की टेबल पे रोनित बैठा था। रूही को ऐसे किसी लड़के के साथ देखकर पहले तो उसने यही सोचा कि होगा कोई दोस्त, लेकिन जब सामने बैठे लड़के ने उसका हाथ थामा तो रोनित तुरंत अलर्ट हो गया। अब वो उनके पीछे वाले टेबल पे बैठ उनकी बातें सुनने लगा। रूही प्लीज़ मेरी बात मान लो, कब तक उस रोनित का वेट करोगी? लड़का बोला। रोनित मुझसे प्यार करता है, रूही ने कहा। बेबी, वो तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही, हमारी सगाई हो चुकी है। मैं कैसे इतना बड़ा स्टेप उठा सकती हूँ? उनकी बातें सुन रोनित को गुस्सा आ रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। उसे कुछ नहीं सूझा तो ऋषि को कॉल कर वहाँ बुला लिया। ऋषि जो ऑफिस में बिजी था, लेकिन उसके रूही का नाम लेते ही वहाँ आने के लिए रेडी हो गया। कुछ ही देर में ऋषि वहाँ आ गया, वो भी पिछले गेट से, और रोनित की बगल वाली चेयर पे बैठते हुए बोला, क्या हुआ? इतनी क्या अर्जेंसी थी कि तूने मुझे ऐसे बुलाया, वो भी पिछले गेट से? मेरे यारा, उधर तो देख, तेरे दोस्त की दुनिया लुट रही है। रोनित ने इशारा किया तो ऋषि भी उस ओर देखने लगा। रूही? हाँ, वो भी किसी लड़की के साथ। तो क्या हुआ? क्या वो अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन तू जरा ध्यान से तो देख, उसने किस तरह मेरी रूही का हाथ पकड़ रखा है, रोनित ने कहा तो ऋषि अब ध्यान से देखने लगा। वो लड़का रूही का हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से सहला रहा था, और रूही मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। बेबी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी करने के लिए रेडी हूँ, वो लड़का बोला। लेकिन मेरी सगाई हो चुकी है रोनित से। सगाई तो 2 साल से हो रखी है। अब तक चाहता तो वो तुमसे शादी कर लेता, लेकिन नहीं की ना। मेरे ख्याल से वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वरना वो शादी के लिए इनकार ही नहीं करता। देखा कैसे मेरी रूही को भड़का रहा है, इसका तो मैंने मुंह तोड़ देना है। रोनित गुस्से से उठने लगा। रुक जा, ऐसे यहाँ तमाशा बन जाएगा। ऋषि ने रोक लिया। बोलो ना रू,
वो लड़का बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे रोनित के बारे में दोबारा सोचना होगा। मुझे इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचना होगा। रूही ने कहा तो रोनित हैरानी से रूही को देखने लगा। रूही ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ के ऊपर रख दिया। ये देख रोनित ने बेचारा सा मुंह बनाकर ऋषि को देखने लगा। देख लिया, उसने मेरी रूही को आखिर फंसा ही लिया अपनी बातों में। इसकी तो मैं अभी देखता हूँ। रोनित उठने लगा। तो और क्या करती हो? कब से तुझे शादी के लिए कह रही है। अब अगर तू ऐसे उससे दूर भागेगा तो उसे तो और क्या कहती? वो कब से तुझसे शादी के लिए कह रही है। अगर तू ऐसे उससे दूर भागेगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि तू अब उससे प्यार नहीं करता। ऋषि बोला, करता हूँ यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी रूह को। वो साला कौन होता है मेरी रूह को रूह कहने वाला, उससे शादी करने वाला? तूने शायद देखा नहीं, तेरी रूह ने भी उसका हाथ थाम रखा है। हाँ तो उस लड़के ने उसका ब्रेन वॉश किया है। रूह सिर्फ मेरी है। तो जाकर बताओ उसे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ अभी बताता हूँ। मैं उसे ऐसे कैसे अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। रोनित अपनी चेयर से उठा, रूही की चेयर की ओर जाने लगा। वो लड़का रूही का हाथ चूमता उसके पहले ही उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का पड़ चुका था। रूही हैरानी से रोनित को देखने लगी। रोनित क्या बदतमीजी है ये? रूही गुस्से से बोली और उस लड़की को उठाने लगी। अच्छा, तुम्हें मेरी बदतमीजी दिखाई दे रही है? और वो जो ये लड़का कर रहा था वो क्या था? और तुम भी कुछ नहीं कह रही हो। रोनित भी अब गुस्से में आ गया। ये तो सिर्फ अपने मन की बात कह रहा था। अपने मन की बात कहना गलत तो नहीं। रूही बोली, अच्छा और क्या इसकी मन की बात? जरा मुझे भी बताना। तुमसे शादी करना? हाँ। रोनित ने रूही पर गहन दृष्टि डाली तो रूही खामोश हो गई। चुप क्यों हो गई? बोलो। रोनित ने उसके सामने आकर कहा। ये देख, वो लड़का रूही का हाथ थाम बोला, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? तू शादी करना चाहता है इसमें इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन तू रूही से शादी करना चाहता है इसमें बुराई है, क्योंकि मंगेतर है वो मेरी। रोनित उसकी कॉलर पकड़कर बोला, ओह रियली? रोनित, आखिर तुम्हें याद आ ही गया कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। रूही ने व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, रूह मैं मानता हूँ कि मैं शादी से दूर भाग रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में आए ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। रोनित थोड़ी नर्म लहजे में बोला, नहीं रोनित, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि तुम्हें आज़ादी ही चाहिए ना, तो तुम्हें पूरी तरीके से फ्री कर देती हूँ इस सगाई को तोड़कर। रूही ने कहा और सगाई की अंगूठी निकालकर रोनित के हाथों में रख दी। वो उस लड़के के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, चलो अब मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ये सुन रोनित की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी भरी आंखों से रूही को जाते हुए देखने लगा। अबे गधे, रोक उसे, ऐसे जाने देगा क्या? ऋषि जो अब तक उसी चेयर पर बैठा सब कुछ देख और सुन रहा था, वो रोनित के पास आकर बोला। ये सुन रोनित जैसे नींद से जागा और रूही का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, प्लीज़ रूह मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। चलो बेबी, इसकी बकवास मत सुनो। लड़का रूही को दूसरी ओर से खींचते हुए बोला। तो रूही अपना हाथ रोनित से छुड़ा आगे जाने लगी। रो प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। रोनित रूही के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया। नो रोनित, अब और नहीं। आखिर और कितना इंतज़ार करूं? मैं थक गई हूं तुम्हारा इंतज़ार करके। वैसे भी शादी तुम्हें बंधन लगती है तो यही ठीक है, अब तुम फ्री हो। रूही बोली और उसका भी गला भर आया। रूही प्लीज़, बस एक बार मेरी बात मान जाओ, एक बार मुझे माफ़ कर दो। तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम क्या चाहती हो? हम शादी कर लें? तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ।
चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। रोनित बोला तो रूही उसे एकटक देखने लगी। रूही, ये फिर से तुम्हें बहला रहा है, इसकी बातों में मत आना। लड़का रूही को अपनी ओर कहते हुए बोला, हे यू, तुम जो कोई भी हो, हमारे बीच बोलने वाले तुम होते कौन हो? रोनित ने फिर से उसकी कॉलर पकड़कर बोला। रोनित, उसे छोड़ दो। और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम नहीं बदलोगे? तुम अपनी बात से मुकर गए तो? अच्छा, तो तुम्हें सबूत चाहिए। रुको, देता हूँ मैं सबूत। रोनित ने वहीं रखे फोक से अपने अंगूठे पे चुभाया और अंगूठे से खून निकल आया। ये देख रूही घबरा गई। ये क्या किया तुमने रोनित? अभी बताता हूँ, ये बोल रोनित ने रूही की मांग अपने खून से बह दी। रूही अपनी भरी निगाहों से उसे देखने लगी। रोनित भी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए एक दूसरे के करीब आए और रोनित ने रूही के कांपते होठों को अपने होठों से शांत कर दिया। आसपास के सभी लोग ये देख तालियां बजाने लगी। ऋषि भी मुस्कुराने लगा और पास खड़ा वो लड़का भी। कुछ देर बाद रूही और रोनित अलग हुए। रोनित ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। ऋषि उसके पास आया और बोला, तुम लोग कुछ तो पब्लिक प्लेस का ख्याल करो। तो मैं क्या कहता, इसे रोकने का यही तरीका था, वरना तो ये पता नहीं किस लफंटर से शादी करने जा रही थी। कौन है ये? रोनित ने उस लड़की की ओर इशारा किया। ये अभी बताती हूँ, रूही बोली और किसी को इशारा किया तो वहाँ वसुधा अपने दोस्तों के साथ आई। रोनित और ऋषि ये देख हैरान हो गए। ये सब लोग? रोनित बोला, ये सब वसुधा के दोस्त हैं और ये भी। रूही ने उस लड़के की ओर इशारा किया। हाँ रोनित जी, ये तो मेरा दोस्त संजय है और ये सब हमारा एक प्लान था। वसुधा बोली। प्लान? रोनित बोला। और इसी की नज़र तो अब संजय पर जाके ठहर गई। उसके गार्ड्स ने उसे संजय और वसुधा की दोस्ती के बारे में बताया था। वो अब संजय को बहुत ध्यान से देखने लगा। प्लान? कैसा प्लान? कोई मुझे भी बताएगा? रोनित बोला तो रूही बोली, याद है उस दिन जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा और हमारी बहुत बहस हो गई थी और तुम गुस्से से वहाँ से चली गई थी? रोनित को याद आया कि उस दिन वो रूही से लड़ने के बाद गुस्से में रूही को वहीं अपने कमरे में छोड़ ऋषि से मिलने चला गया था। रोनित के जाने के बाद रूही कुछ देर वहीं रोती बैठी रही। फिर उसने वहीं पड़ी शराब की बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। कुछ देर शराब पीने के बाद गुस्से में वो भी गाड़ी लेके निकल गई। शराब के नशे में वो गाड़ी ठीक से नहीं चला पाई और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसे पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल संयोग से वसुधा के कैंपस का ही था। वसुधा यहीं पढ़ती थी। ऐसे वसुधा की रूही से मुलाकात हो गई। रूही को हॉस्पिटल में देख वसुधा घबरा गई। रूही, ये सब क्या है? आप ऐसे शराब के नशे में? वसुधा रूही के पास आई। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। आप रुकिए, मैं अभी इनको इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो रोनित भाई को बता देंगी। ये बोल वसुधा ने फ़ोन लगाने लगी कि रूही ने रोक दिया। वसुधा रुको, रोनित को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी को कुछ इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्या हुआ? आप मुझे नहीं बताएंगी? क्या आपका और रोनित भाई का कोई झगड़ा हुआ? वसुधा ने काफ़ी अपनेपन से पूछा। ये सुन रूही रोने लगी। वसुधा ने उसे संभाला और उसके बहुत पूछने पर आखिर रूही ने वसुधा को रोनित से हुई अपनी शादी को लेकर बहस के बारे में सब कुछ बता दिया। एक काम कर सकते हैं, वसुधा बोली। क्या? रूही ने कहा, हमें ना रोनित भाई के दिल में ये एहसास जगाना होगा कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। वो कैसे? कुछ सोचते हैं, वसुधा ने कहा और सोचने लगी। फिर एकदम से खुश होते हुए बोली, एक प्लान दिमाग में आया है। वसुधा ने कहा, क्या? रूही की पूछने पर उसने उसे धीरे से सब कुछ बता दिया और दोनों मुस्कुराने लगी। वर्तमान समय मतलब ये सब नाटक था? रोनित बोला। हाँ रोनित भाई, और ये तो मेरा दोस्त है, कॉलेज में मेरे सीनियर संजय जी। वसुधा ने संजय को मिलवाते हुए कहा। रोनित ने संजय को पास बुलाया। इधर आओ। संजय अपने चेहरे पे हाथ लगाए। नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ।
अरे इधर तो आओ, मारूंगा नहीं, डरो मत, रोनित ने कहा तो संजय उसके पास आया। रोनित झट से संजय को गले लगा लिया और बोला, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर, संजय भी मुस्कुराते हुए बोला। रोनित संजय से अलग हुआ और वसुधा के पास आकर बोला, थैंक यू भा। वो बोलते बोलते रुक गया और सबको देख बोला, थैंक यू सो मच। उसने ऋषि को देखा जो उसे ही घूर रहा था। इट्स ओके रोनित भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस दो प्यार करने वालों को मिलवाया है और फिर आपकी गलतफहमी भी दूर करनी थी। कैसी गलतफहमी? रोनित बोला, शादी को लेकर जो गलतफहमी थी। आप शादी को एक बंधन समझते हो, आप सोचते हो इसमें आपकी आज़ादी छिन जाएगी, लेकिन असलियत में शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें हम खुलकर जी सकते हैं। इसमें अगर अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं, इसको बैलेंस करना आना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पर अधिकार जताने की बजाय सिर्फ प्यार ही करेंगे ना एक दूसरे से, बिना किसी स्वार्थ के, तो शादी कभी आपको बंदिश नहीं लगेगी। जिस रिश्ते में असीम प्यार हो उसमें हर समय की बंदिशें हमें मंजूर होती हैं, बशर्ते बंदिशें घुटन ना बन जाएं। इसीलिए मैंने कहा ना कि हम बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। इसीलिए शादी से पवित्र और प्यारा बंधन और कोई नहीं, इसीलिए हम इस बंधन को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। इतना बोल वसुधा ने एक नज़र ऋषि को देखा जो कब से उसे ही देख रहा था और उसका शादी को लेकर इतना लंबा चौड़ा भाषण भी सुन रहा था। वो मन में बोला, जिसकी खुद की शादी अनचाहा बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट की शादी है, उसके लिए शादी के ये मायने हो सकते हैं, सोचा नहीं था कभी। तुम छोटी हो हमसे, लेकिन समझदारी अपनी उम्र से ज़्यादा है तुम में, रोनित ने सिर पर हाथ रखकर कहा। रूही ने तो उसे गले ही लगा लिया। रूही के गले लगी वो ऋषि को ही देख रही थी। वो कितने दिनों बाद ऋषि को देख रही थी, जब से उसके घर से वापस आई थी। अपनी स्टडीज़ के कारण ऋषि से दोबारा मिलने का उसे समय ही नहीं मिला। उस पर वीडियो कॉल की मनाही होने से वो ऋषि को देख भी नहीं पाई थी। वो रूही से अलग हुई। रूही की नज़रों ने जब वसुधा की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़रें भी ऋषि पे आकर रुकी। वो हल्के से मुस्कुराई और रोनित को कोहनी मार इशारा किया। रोनित इशारा समझ ऋषि को भी अपने पास पकड़ लाया। गाइस, मीट माय फ्रेंड ऋषि, रोनित ने ऋषि को मिलवाते हुए कहा। ऋषि को देख वसुधा के दोस्त आंखें फाड़े उसे देखने लगी। इनको कौन नहीं जानता? वसुधा के दोस्त एक साथ बोले। वसुधा की सहेलियों की आंखें तो ऋषि को देख चमक उठी। सुमन, निक्की, टीना, साथ ही निशा भी संजय के साथ उसके भी दोस्त थे। वो सभी ऋषि से मिलने लगे। उनमें रोनित और रूही के अलावा सिर्फ निशा जानती थी कि वसुधा और ऋषि का आपस में रिश्ता क्या है। ऋषि की नज़रें तो बार बार वसुधा पर ही आकर रुकती। वसुधा को भी ऋषि को देख मन में खुशी मिल रही थी, लेकिन इस समय दोनों एक दूसरे से ना खुलकर बात कर पा रहे थे, ना मिल पा रहे थे। कितना मुश्किल था ऐसे अजनबी बनकर रहना। चलो मिलकर कॉफ़ी पीते हैं, रोनित ने कहा तो सभी वहाँ बैठने लगे। इस पर ऋषि बोला, कॉफ़ी क्यों, डिनर कहते हैं, पास ही में मेरा होटल है। वाह, आपका होटल? लड़कियाँ खुश होते हुए बोली। हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया। चलो ऋषि के होटल चलते हैं। आपका होटल है तो शानदार ही होगा, इसी बहाने हम भी आपका होटल देख लेंगे। चलो चलते हैं, निक्की बोली और संजय का हाथ पकड़ चलने लगी। संजय बार बार वसुधा को देखता, लेकिन वसुधा का तो सारा ध्यान था उसके ऋषि पर। वो इधर उधर नज़रें घुमाकर सबसे छिपकर एक नज़र ऋषि को देख लेती, फिर से झुका लेती। उसकी ये हरकत ऋषि से छिपी नहीं रह सकी। ये देख ऋषि बस हल्के से मुस्कुरा के रह जाता। सभी ऋषि और रूही और रोनित की गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोनित की गाड़ी में रूही और पीछे सपना और टीना। रूही की गाड़ी संजय ड्राइव करता है, उसमें निकी और उसके दोस्त होते हैं। बाकी बची ऋषि की कार। ऋषि अपने ड्राइवर के साथ आया था। उसने ड्राइवर से चाबी लेकर उसे होटल पहुंचने का बोल खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। वसुधा उसके बगल में बैठती।
उससे पहले ही सुमन आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए ऋषि को देखने लगी। ऋषि ने उसे एक नज़र नहीं देखा। वसुधा मायूस होकर निशा के साथ पीछे बैठ गई। रियर व्यू मिरर से वसुधा बार बार ऋषि को देखती और ऋषि को देखते ही नजरें फेर लेती। ऐसा कर वो अपनी नाराज़गी दिखा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुँचे। वहाँ खड़े गार्ड ने ऋषि को देखते ही सैल्यूट किया। ऋषि ने उसे चाबी पकड़ाई और सभी को लेके अंदर आया। सभी डिनर के लिए बैठ गए। ऋषि को देख मैनेजर जल्दी से उनके पास आया। इनको अटेंड करो, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। ऋषि ने मैनेजर से कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। जरा अपने ऑफिस से घूमकर ये बोलो। एक नज़र वसुधा को देख वहाँ से चला गया। रोनित ने रूही को कुछ इशारा किया तो रूही उठते हुए बोली, वसुधा प्लीज़ मेरे साथ उस रूम तक चलो ना। उसी समय निकी और टीना भी उठ गई। हाँ यार, फ्रेश होने की नीड तो हमें भी है। वो दोनों भी अब रूही और वसुधा के साथ उस रूम की ओर जाने लगी। उस रूम में आकर सभी लड़कियां फ्रेश होने लगी। ये देख रूही ने वसुधा का हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर की दूसरी ओर ले आई। रूही, क्या हो गया? आप मुझे ऐसे क्यों ले आई? वसुधा बोली, अभी बताती हूँ। ये बोल वो उसको लिफ्ट में ले आई। निकी जब बाहर आई तो उसने रूही और वसुधा को लिफ्ट से ऊपर जाते देख लिया। ये दोनों कहाँ जा रही हैं? चेक करना पड़ेगा। ये बोल वो भी उनके पीछे जाने के लिए दूसरी लिफ्ट में चढ़ गई। रूही वसुधा को 11th फ्लोर पर ले आई। रूम नंबर, ये क्या है पता नहीं दोस्तों, हिंदी की गिनती जो ऐसे लिखी होती है वो मैं नहीं समझ पाती हूँ। का डोर ओपन करें। उसे अंदर जाने का इशारा किया। वसुधा के अंदर आते ही रूही ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर से लिफ्ट की ओर जाने लगी। रूही को वापस आता देख निकी छुप गई। अरे ये तो अकेली है, इसके साथ तो वसुधा भी थी, वो कहाँ है? निकी बड़बड़ाई और इधर उधर देखने लगी। रूही वसुधा को कमरे में छोड़ गई। दरवाज़ा बंद होते ही वसुधा घबराकर पीछे बंद होते दरवाजे को देखने लगी और रूही को आवाज़ लगाने लगी, रूही जी आप कहाँ जा रही हैं? दरवाज़ा खोलिए। तभी किसी की आवाज़ वसुधा के कान में पड़ी, अंदर आ जाओ वसुधा, डरो मत। वसुधा पहचान गई, आवाज़ ऋषि की थी। वो जल्दी से अंदर की ओर कदम बढ़ाने लगी और आगे आकर उसने देखा तो ऋषि खड़ा था। वो भागकर उसके गले लग गई और सीने पे हल्की मुक्की मारती हुई बोली, बहुत ख़राब हैं आप, ऐसे कोई करता है क्या? इतना सस्पेंस रखने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो डर ही गई थी। अरे तो क्या करता मैं, नीचे तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के ले आता यहाँ। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ उसकी आंखों में देखती हुई कहा। ये सुन वसुधा की नज़रें झुक गई और वो आहिस्ता से बोली, अगर आप ऐसा कहते भी तो मैं बुरा नहीं मानती। अच्छा, फिर तो एक गॉसिप का टॉपिक मिल जाता तुम्हारे दोस्तों को कि ऋषि खन्ना ने उनके दोस्त का हाथ पकड़ उनके बीच से ले गया। ऋषि ने कहा तो वसुधा मुस्कुराने लगी। आप एक बार जमाने के सामने हाथ थाम कर तो देखिए, सवाल करने वालों को जवाब मैं दूंगी। ये सुन ऋषि ने उसे एक नज़र देखा, फिर बोला, अभी उसमें समय है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे मिलना था। अब सबके सामने तो तुमसे कुछ बात भी नहीं कर सकता था। आपको सच में मुझसे मिलना था? क्यों? ये सवाल क्यों? नहीं, वो ऐसे ही नहीं था ये सवाल। बोलो। वो इसीलिए कि आप वैसे तो मुझे बहुत कम कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करने के लिए भी मना कर दिया, और आज अचानक से मुझे देख अकेले में मिलने का मन किया। वसुधा झिझकते हुए बोली। ऋषि एक नज़र शांत भाव से उसे देखा। आओ बैठो। ऋषि ने उसे काउच पे बिठाया और खुद भी उसका थाम बगल में बैठ गया। सुनो वसुधा, ये सब मैं इसीलिए कहता हूँ कि तुम डिस्टर्ब ना हो, और इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो। ऋषि बोलते बोलते रुक गया। तो बोलिए ना, वसुधा ने कहा। तुम बताओ, क्या मुझे देख तुम्हारा मन नहीं कर रहा था मुझसे मिलने का? ऋषि ने सवाल किया तो वसुधा का मुंह बन गया। आप बहुत बुरे हैं, सारे सवालों के जवाब मुझसे जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने जब आपको वहाँ देखा तो जी किया कि अभी भाग कर जाऊँ और
आपके सीने से लग जाऊं, लेकिन मजबूर थी। लेकिन खामोश नज़रों से आपको ही देखी जा रही थी। वसुधा मासूमियत से बोली तो ऋषि उसकी आंखों में एक टक देखने लगा। वो उसकी आंखों में देख मन ही मन बोला, ओ वसु, तुम बोल क्यों नहीं देती कि तुम्हें मुझसे प्यार है? बोल तो आप भी सकते हो ना कि आपको भी मुझसे प्यार है, लेकिन नहीं, आप नहीं बोलोगे तो बैठे रहो अपनी अकड़ लेकर। मैं भी नहीं बोलूँगी, मैं भी तो आपकी ही पत्नी हूँ। वसुधा भी मन ही मन बोली। ऋषि ने उसके चेहरे पे आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अब चलो, वरना तुम्हारे दोस्त सोचेंगे कि कहाँ गई तुम। ये भी ना एकदम सड़ू हैं। मैं क्या सुनना चाहती हूँ और ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आप नहीं चलेंगे? वसुधा चौंक कर बोली, तुम चलो, मैं आता हूँ। साथ जाएंगे तो सब सवाल करेंगे। और हाँ, आज तुमने रोनित और रूही के लिए जो किया उसके लिए थैंक यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ऋषि ने कहा तो वसुधा हल्के से मुस्कुराई। इसके लिए थैंक यू की ज़रूरत नहीं। आपसे जुड़े हर इंसान और चीज़ मेरे लिए अहम है। फिर रोनित भाई तो रूही से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी दुविधा के कारण कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और मैंने बस वो डिसीजन लेने में उनकी हेल्प की। कभी कभी ना हम छोटी छोटी गलतफहमी की वजह से अपने प्यार को खो देते हैं, और रोनित भाई को भी शादी को लेकर यही गलतफहमी थी जिसे मैंने दूर कर दी। माना कि शादी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब प्यार गहरा हो तो हम ही जिम्मेदार बन जाते हैं। फिर शादी जिम्मेदारी या बोझ नहीं लगती। क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ सोच रहे हैं? कुछ कहना है मुझसे? वसुधा के सवाल पर ऋषि ने चौंक कर उसे देखा। वो अपनी आस भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी, लेकिन ऋषि ने खुद को संभाला, सिर्फ इतना कहा, नहीं, चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। ये सुन वसुधा हल्के गुस्से में आ गई। वो गुस्से में बोली, हाँ जानती हूँ, कोई सवाल करी, ये आपको पसंद नहीं। ऋषि ने कहा तो वसुधा मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगी। वो अभी कुछ ही कदम चली थी कि ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ अपनी ओर खींच लिया। वसुधा उसके सीने से आ लगी। अपने सिर को उठाकर उसने ऋषि को देखा तो ऋषि ने उसके माथे पे अपने होंठ रख हल्के से चूम लिया। उसके नर्म होठों का स्पर्श पाकर वसुधा के मन के तार झनकृत हो उठे। उसकी आंखें इस एहसास में डूबी खुद ब खुद बंद हो गई। अपना ख्याल रखना। ऋषि की आवाज़ से उसने आंखें खोली। अब तुम जाओ, रात को कॉल करूँगा, ओके? ऋषि ने कहा तो वसुधा ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे देखते हुए वसुधा कमरे से बाहर आई। वहीं निकी अभी भी वसुधा को देख रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वसुधा कहाँ गई है। वसुधा लिफ्ट की ओर आई तो निकी ने उसे देख लिया और आवाज़ लगाकर पूछा, अरे वसुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकी के सवाल पे एकाएक वसुधा को कोई जवाब नहीं सूझा और उसने बिना सोचे ही कहा, वॉशरूम आई थी, यहाँ इस फ्लोर पर? निकी ने पूछा तो वसुधा को एहसास हुआ कि इस फ्लोर पर बस स्वीट ही थे। हाँ, वो एक्चुअली मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे तो रूही मुझे यहाँ के एक कमरे में ले आई क्लीन करने के लिए। यू नो ना, रूही ऋषि की फ्रेंड है तो सब उसे जानते हैं। ठीक है, चलो साथ ही चलते हैं। निकी ने उसे शक भरी निगाहों से देखा और उसके साथ चलने लगी। दोनों नीचे आई तो उन्हें देख सभी पूछने लगे, कहाँ गई थी तुम दोनों? वो उस रूम में टाइम लग गया, निकी ने कहा। अच्छा चलो बैठो, खाना खाते हैं, संजय बोला और वसुधा की प्लेट लगाने लगा। तभी ऋषि वहाँ आया और ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वो अपनी भौहें सिकोड़े संजय को देखने लगा और वहाँ आते हुए वसुधा के बगल वाली चेयर पे बैठ गया। अब वसुधा संजय और ऋषि के बीच में थी और ऋषि की बगल रोनित ऋषि के कान में धीरे से बोला, यार ये लड़का तो भाभी पे फुल ऑन लाइन मार रहा है, जरा संभल कर, कहीं भाभी इम्प्रेस हो गई तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। रोनित ये बोल धीरे से हंसने लगा। तू चुप कर और ज़्यादा दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ऋषि चिढ़ते हुए बोला। सभी डिनर करने लगे। बीच बीच में ऋषि वसुधा को देख लेता और उसकी नज़रों से
वसुधा झेप जाती और हल्के से मुस्कुरा देती। ऋषि इशारों इशारों से ही उससे कुछ कहता, जिसका जवाब वो भी इशारों में देती। उनकी इस आंखों ही आंखों में होने वाली बातचीत को निकी ने नोटिस कर लिया। डिनर ख़त्म कर सभी जाने के लिए होटल से बाहर आने लगे। उसी समय किसी ने वसुधा का हाथ पकड़ खींच एक कोने में ले आया। वसुधा स्पर्श पहचान गई, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। इसके पहले वो कुछ बोलती, ऋषि ने उसको कस के गले से लगा लिया। वसुधा का हाथ पकड़ सबने अलग कोने में लाकर वसुधा का हाथ पकड़कर सबसे अलग कोने में लाकर ऋषि ने कस के वसुधा को अपने गले से लगा लिया। आज से पहले ऋषि को इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई। वो वसुधा को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था। वसुधा की भी आंखें भर आई और चेहरे पे हल्की मुस्कान। वसुधा के भी हाथ उसकी पीठ पे कस गए। कुछ देर दोनों यूं ही गले लगे रहे। फिर ऋषि उससे अलग हुआ और उसके गाल को छूकर बोला, अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। आप भी अपना ख्याल रखना और काम के चक्कर में अपनी नींद टाइम से खाना। ये सब मत भूल जाना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। ऋषि ने छोटा सा जवाब दिया। अब जाओ, ऋषि ने कहा तो वसुधा वहाँ से उस ओर जाने लगी जहाँ सब थे। लेकिन उनकी इस मुलाकात को निकी ने देख लिया, जो कब से वसुधा पर नज़र रखी हुई थी, और वो वसुधा को ढूंढते हुए उसी ओर आ गई। लेकिन वो आगे बढ़ती इसके पहले सिक्योरिटी ने उसे आगे जाने नहीं दिया और वो ऋषि का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन वसुधा को किसी के गले लगे जरूर देख लिया। माय गॉड, ये वसुधा तो बहुत बड़ी चिप्पू निकली। पता नहीं किसके गले लग रही थी। ऐसे सबसे छिपकर और कॉलेज में देखो कितनी शरीफ बनती है। आई एम श्योर होटल रूम में भी वो इसी से मिली होगी। दूसरी तरफ सती सावित्री बनकर संजय को भी फंसा रखा है। इसका असली चेहरा तो मैं सबके सामने लाऊंगी, निकी ने कहा और वहाँ से चली गई। सभी होटल के बाहर आए। इस बार सभी रोनित और रूही की गाड़ी में बैठ गए। वो ही उन लोगों को हॉस्टल छोड़ने जाने वाले थे। ऋषि उन्हें छोड़ने नहीं गया। गाड़ी में बैठी वसुधा की नजरें ऋषि पर ही थी और ऋषि की वसुधा पर। संजय ने जब ऋषि को देखा तो उसे वसुधा का यूं देखता पाकर अच्छा नहीं लगा। उसने ऋषि की निगाहों को बार बार वसुधा पर ठहरते हुए पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। उसने सोचा वसुधा से वो बाद में बात करेगा कि ऋषि से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ऋषि रोनित का दोस्त था। रोनित और रूही वसुधा के दोस्त, तो ऋषि से तो मुलाकात होती ही रहेगी उसकी। फिर इन अमीरों का क्या भरोसा, इनके तो शौक भी होते हैं घटिया। और वसुधा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत भोली है। संजय जाने क्या क्या ऋषि के बारे में मन में सोचने लगा और वसुधा को उससे दूर रखे इस बारे में सोचने लगा। अब उसे क्या मालूम, जिस दिन दोनों को वो दूर रखने के बारे में सोच रहा है, भगवान ने पहले ही उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया है। सभी हॉस्टल पहुंच गए। रोनित और रूही उन्हें छोड़कर चले गए। निशा और वसुधा अपने रूम में आई। रूम में आते ही निशा वसुधा से पूछने लगी, अच्छा बता, बीच में कहाँ गायब हो गई थी? रूही तुझे कहाँ लेके गई थी? वो उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था तो उनके साथ कमरे में थी, वसुधा ने कहा और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। ओ माय गॉड, तू तो ब्लश कर रही है। अब बता भी दे, ऐसा क्या किया कमरे में तेरे ऋषि ने कि तू इतना शर्मा रही है? निशा ने शरारत से कहा। निशा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ले, जब कुछ हुआ ही नहीं तो इतना क्यों शर्मा रही है? तो तू ऐसे शर्मा रही है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। अब बोल भी दे, इस चेहरे की रंगत का राज क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके पास रहने से दिल को सुकून मिलता है। आज जब उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया ना, तो ऐसा लगा जैसे मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते, जैसे खुद से अलग नहीं जाने देना चाहते। आज मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा है, बहुत सारा प्यार अपने लिए। अरे यार, तुम दोनों का भी समझ नहीं आता। तुमको भी प्यार है, उनको भी प्यार है, दोनों पति पत्नी भी हो,
तो फिर ये दूर दूर रहना, दुनिया से अपने रिश्ते को छिपा के रखना, इन सब की क्या ज़रूरत है। दोनों साथ साथ रहो पूरे हक से। ये ज़माने से छिप छिप के मिलने की क्या ज़रूरत है। निशा वो चाहते हैं कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ, अपना सपना पूरा करूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये शादी मजबूरी में हुई है और मेरे साथ गलत हुआ है। क्योंकि अगर मजबूरी ना होती तो मेरी इस उम्र में कभी शादी नहीं होती। अपनी स्टडी के पहले तो मैं खुद शादी ना करती। उन्हें पता है कि इस शादी से मैं खुश नहीं थी, और ये सच भी है। पहले मैं खुश नहीं थी कि, लेकिन जब से उन्हें जाना है, समझा है, वो बहुत अच्छे हैं निशा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी इच्छा का मान रखते हैं। मुझे तकलीफ़ हो ऐसा कुछ नहीं कहते। वो मुझे ऐसे पैम्पर कहते हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। वो हमेशा कहते हैं, अभी बच्ची हो तुम। मैंने उन्हें कितनी बार गलत समझा। उन्हें गुस्से में मैंने जाने क्या क्या कहा, लेकिन उन्होंने मेरी परवाह करना नहीं छोड़ा। मुझे तो लगा कि शादी के बाद अब आगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन दादी माँ से बात करके, पापा से मेरे कॉलेज के बारे में पता कर मेरा एडमिशन और बाकी सारी अरेंजमेंट करवाई। जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो वो घर पर नहीं थे। मेरी किसी बात से वो बहुत हर्ट हुए थे। बहुत बदतमीजी की थी मैंने उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए बिना मुझे बताए ये सब किया। और फिर हमारे रिश्ते की सच्चाई छिपा कर रखना, ये मेरा डिसीजन है। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे अभी ऋषि खन्ना की पत्नी के रूप में जानें, और उनका कहना भी यही है कि मेरी सेफ्टी के लिए अभी लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चले, वरना मेरा एक नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुम तो जानती हो, ऋषि खन्ना ये नाम सिर्फ नाम नहीं, अपने आप में एक ब्रांड है, और वो मुझे इन सब से बचा के रखना चाहते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ निशा, बहुत। बाप रे, तू तो मिस्टर ऋषि खन्ना को पसंद करने लगी है। तू तो उनके बारे में बात करते हुए पूरा उपन्यास लिख सकती है, और बड़ी झप्पियाँ पप्पियाँ देने लगी हैं। हाँ, निशा ने छेड़ते हुए कहा। निशा प्लीज़ मत करो ऐसा, वसुधा झेंपती हुई बोली। अच्छा ठीक है, अब ये बता कब मिलेगी उनसे। रोनित भाई और रूही की शादी है ना, तभी मिलना होगा। सही बोल रही है तू। चल अब सोते हैं, कल सुबह 7 बजे की क्लास है, जल्दी उठना होगा। हाँ चलो, गुड नाइट, वसुधा ने कहा और आकर अपने बिस्तर पे लेट गई। दूसरे दिन से वसुधा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई और ऋषि अपने काम में। रोनित और रूही की शादी भी नज़दीक थी। वसुधा को समय नहीं मिलता, इसीलिए वो शॉपिंग नहीं कर पाती। एक संडे निशा, सुमन और वसुधा ने सोचा कुछ शॉपिंग कर ली जाए। वो तीनों मॉल में आ गई, शॉपिंग में बिजी। तीनों लड़कियां एक दुकान से दूसरी दुकान जाती, यहाँ से वहाँ घूमती। थक कर तीनों कॉरिडोर में खड़ी हो गई कि वसुधा की नज़र नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कॉफ़ी शॉप पर गई, जहाँ उसे ऋषि किसी लड़की के साथ बैठा नजर आया। कोई क्लाइंट होगी, ये सोच उसने इग्नोर किया, लेकिन एक बार दोबारा देखने पर मुंह से निकला, विद्या दी। वसुधा को लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन पीछे से वो उसे उसकी दीदी ही लगी। वो 3rd फ्लोर से एस्केलेटर से नीचे आने लगी। नीचे कॉफ़ी शॉप में आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जरूर मेरा वहम ही होगा, भला दी यहाँ आए मुझसे ना मिली, ऐसा कैसे हो सकता है, वसुधा ने खुद से कहा और कॉफ़ी शॉप से बाहर आ गई। उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन निशा का था। कहाँ चली गई तू, बताकर तो जाना था। वो मैं नीचे आ गई, ग्राउंड फ्लोर पर, तुम लोग भी यहीं आ जाओ, वसुधा ने कहा और फ़ोन रख दिया। अभी अभी जो उसकी आंखों ने देखा वो सच था या उसका भ्रम, वो ये तो तय नहीं कर पा रही थी। तब तक निशा और सुमन भी आ गई। तो बिना बताए यहाँ क्यों चली आई, सुमन बोली। वो कुछ यहाँ देखने आई थी। उसने एक शॉप की ओर इशारा कर दिया। तो ले लिया, निशा ने पूछा। नहीं, पसंद नहीं आया, चलो वापस हॉस्टल चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, वसुधा बोली। ठीक है चलो। दोनों लड़कियों ने भी सहमति जताई और तीनों ने हॉस्टल के लिए कैब बुक की। बैग नहीं, वसुधा ने रोम, दोस्तों आंखें चकरा जाती हैं पढ़ते पढ़ते, इसीलिए
उल्टा सीधा मुंह से निकल जाता है। वसुधा ने रूम पे आकर ऋषि को कॉल की, लेकिन ऋषि का फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद उसने विद्या को फ़ोन लगाया। वसु, कैसी है तू? कॉल रिसीव करते ही विद्या बोली, मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई एकदम ठीक है। पापा कैसे हैं? पापा ठीक हैं। तुमसे मिलने आएंगे 1-2 दिन में। क्या आप सच कह रही हो दी? वसुधा खुशी से बोली, हाँ, पापा बोल रहे थे तुमसे मिलने को। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, विद्या ने कहा और फ़ोन रख दिया। विद्या इस समय किसी होटल रूम में थी। कौन था? एक मर्दाना आवाज़ आई। वो वसु थी। तो उसे बता दिया कि आप कहाँ हो? नहीं, उसने मुझसे ये सवाल ही नहीं किया। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, विद्या ने कहा और उस आदमी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, उस आदमी ने कहा तो विद्या पलटकर उसके गले लग गई। मैं भी नहीं चाह रही थी वसु के साथ ऐसा हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, विद्या ने कहा तो उस आदमी ने उसे कस के बाहों में भर लिया। दूसरे दिन बख्शी जी वसुधा से मिलने आए। उन्हें देख वसुधा दौड़ती हुई उनके गले आ लगी। पापा, मेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ पापा। पापा, दी कैसी हैं? वो नहीं आई। वो तो घर पर नहीं थी, किसी काम से बाहर गई हुई है। मैं कह दूंगा, वो भी तुमसे मिल लेगी। बख्शी जी की ये कहते ही वसुधा कुछ सोच में पड़ गई। क्या हुआ बेटा, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं पापा। पापा, आप उनसे, मेरा मतलब है ऋषि से मिले? वसुधा ने कहा तो बख्शी जी मुस्कुराते हुए बोले, अभी तुमसे मिलने के बाद उनके पास ही जाऊंगा। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा मन हो तो तुम भी चलो। नहीं पापा, अभी तो क्लासेस हैं, मैं बाद में मिल लूँगी, आप मिल लीजिए अभी। कुछ देर दोनों बाप बेटी बैठे बातें करने लगे। फिर बख्शी जी वसुधा से मिले और चले गए। संजय निकी वहाँ आए और वसुधा को देख संजय ने पूछा, क्या हुआ वसुधा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? वो पापा मिलने आए थे। क्या बात है वसुधा, तुम्हें मिलने वालों की कमी नहीं है। फिर वो चाहे कॉलेज में मिलने आए या फिर होटल के किसी कोने में, है ना? निक्की बोली, क्या मतलब? वसुधा को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। वो मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हारी बहुत जान पहचान है, रोनित, रूही और ऋषि, निक्की ने कहा और एक नज़र वसुधा को देखा। क्या बोल रही हो निक्की? रोनित और रूही वसु की दोस्त हैं और ऋषि उनका दोस्त। वो वसु का कुछ नहीं लगता, समझी तुम? ऋषि, संजय ने ऋषि का नाम सुन चिढ़कर कहा। रिलैक्स संजू बेबी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, निक्की ने कहा। ओके बाय, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। वसुधा ने निक्की को घूरा और वहाँ से चली गई। निक्की जाती हुई वसुधा को देख बोली, बहुत जल्दी तुम्हारे सारे पत्ते खुलने वाले हैं वसु डार्लिंग। रात को वसुधा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने कई बार ऋषि को फ़ोन लगाया, लेकिन ऋषि का फ़ोन नॉट रीचेबल ही आ रहा था। अब उसे झल्लाहट हो रही थी। उसने फ़ोन लगभग टेबल पर पटका और आंखें मूंद ली। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को खूब सारा लाइक ज़रूर किया करें। कम से कम 1000 लाइक तो आना ही चाहिए दोस्तों। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ।